हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, प्लस सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। हमारा बेटा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो रह गए हैं वो मैं आपको बीच में कभी भी करवा दूंगी। आज से हम बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज हमारा डे 1 है। यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि बेटा सीटेट हमारा एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करके चले जाते हैं समझकर, तो बेटा आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप साथ में नोट्स पढ़ के जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगा के जाते हैं तो आप यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके आउट ऑफ 25 प्लस मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर यदि आप में से कोई पेड नोट्स खरीदना चाहता है तो वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, 9953899262। आप में से जो भी बच्चा पेड नोट्स के लिए इंटरेस्टेड है बेटा, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। नोट्स बहुत ही क्रिस्प रहेंगे, सारी उसके अंदर डिटेल रहेगी और आपके नोट्स से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो बेटा हम करने वाले हैं वो है हमारा एकदम लेटेस्ट पेपर 14 दिसंबर का, जो भी हमारा लास्ट टाइम हुआ था 14 दिसंबर का पेपर, उसी को आज हम करेंगे। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे को दिया गया है एजर्शन का और रीजन का। ठीक है, यानी कि हमें एक कथन दिया गया है। इन्होंने कहा है कि अचीवमेंट इन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर। सबसे पहले समझिए बेटा, ये स्टेम रिलेटेड कोर्सेज होते क्या हैं। तो बेटा जो स्टेम रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, बेसिकली इसमें हम आते हैं वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि ऐसे कोर्सेज जिससे हमें जॉब मिल सकती है, या फिर अगर सरल भाषा में मैं कहूँ, साइंस, मैथ्स, जो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं या वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ये तो इन्होंने कहा है इस तरह के कोर्सेज के अंदर बेटा जेंडर का प्रभाव पड़ता है, यानी कि आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए बेटा, कोई भी एजुकेशनल चीज हमारे इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम मेल हैं या हम फीमेल हैं। ये किस पे निर्भर करती है कि हम कितने समझदार हैं, हम अपनी कितनी उस चीजों को समझ पाते हैं। इसी कारण आजकल आप देखते हैं कि आजकल लड़कियां कहीं की कहीं आपकी पहुंच गई हैं। इसी तो हम ये कह सकते हैं बेटा, स्टेम रिलेटेड कोर्सेज के अंदर आपका जेंडर का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत पड़ सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। नेक्स्ट कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग होती है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, यदि मेरे पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है a² + b² = c², तो बेटा ये यूनिवर्सल चीज है। ठीक है, तो ये तो सबके एक ही तरीके से सॉल्व होगा ना, अलग अलग तो नहीं होगा। बॉयज भी इसी का यूज करेंगे, गर्ल्स भी इसी का यूज करेंगी। हाँ, कहीं कहीं ये हो सकता है कुछ चीजों में आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है लड़कियों का, बट वो हमेशा डिफरेंट होगा ये जरूरी नहीं है। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसी वजह से बेटा हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेम का जो हिस्सा होता है या फिर जो यंग ब्रांच होती है प्लांट की, उसे खींचते हैं और आपके सॉइल में दबा देते हैं। ये प्लांट है, राइट। मान लीजिए ये क्या है, आपका एक प्लांट है इस तरीके से।
तो हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले प्लांट का जो एक हिस्सा या तो स्टेम होगा ना, बिना काटे उसे इस तरीके से सॉइल के अंदर दबा देते हैं। दिस इज योर सॉइल, इसको हम टिल्ट करके सॉइल के अंदर दबा देते हैं खींच के, सच दैट ब्रांच इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। इसमें जो ब्रांच है बेटा वो आपकी पेरेंट प्लांट से अटैच रहती है। आफ्टर सम टाइम्स उसके बाद क्या होता है, रूट्स डेवलप इन द ब्यूरिड पार्ट। अभी जो दफनाया हुआ हिस्सा है बेटा, इसके क्या होने लगते हैं, रूट्स निकलने लगते हैं। ठीक है, एंड इट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और ये क्या है, अपने आप में एक नया प्लांट बन जाता है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट यूजुअली ग्रोन थ्रू दिस टेक्निक। तो पहले बेटा ये समझे ये टेक्निक क्या है। एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी प्लांट का बेटा ब्रांच को लेते हैं, ठीक है, या स्टेम को लेते हैं और उसको खींचकर सॉइल के अंदर दबा देते हैं, उसके बाद वो भी एक नए प्लांट में ग्रो करता है। बेटा इस मेथड को बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। और जैस्मीन इसका बेटा एग्जाम्पल है। ठीक है, कटिंग मेथड में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई छोटा सा हिस्सा लेके उसे क्या करते हैं, कट करते हैं और फिर इस कटिंग को यहाँ पे सॉइल में ब्यूरी करते हैं और उससे एक नया प्लांट हमारा बनता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर हम दो प्लांट्स को लेके एक साथ जोड़ देते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स के स्टेम्स को लेके, जैसे एक प्लांट ये हो गया, एक प्लांट ये हो गया, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद बेटा ये एक प्लांट हो जाएगा और उसके ऊपर जो हमारा प्लांट होगा बेटा, उसके अंदर जो हमने दो डिफरेंट स्टेम्स जोड़ी थी उन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक, उसके बाद बेटा आता है बडिंग। बडिंग आप सभी को पता है, बडिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए बड है, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है, बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके क्या होता है बेटा, वो बड़े होने लगता है। जैसे ही बड़ा होगा वो क्या होगा, अपने प्लांट जो पेरेंट बॉडी होती है उससे डिटैच हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बडिंग। तो याद रखेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्लांट की स्टेम या ब्रांच को खींचकर उसे सॉइल में दबा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताना है बेटा कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, नहीं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी, मान लीजिए पानी लेंगे, ठीक है, और इसको जब हम इसके अंदर सॉल्ट मिला देंगे, मान लीजिए सॉल्ट मिला दिया या शुगर मिला दिया, और जब हम इसे बेटा बॉईल करेंगे तो लास्ट में जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होते हैं, इसके क्रिस्टल्स बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं, क्रिस्टल। तो ऐसे केस को बेटा हम ऐसी चीजों को फिजिकल चेंज में कंसीडर करते हैं, ना कि केमिकल चेंज में, क्योंकि बेटा कुछ चेंज आपका यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, बल्कि जो हमारी चीज मिलाई थी, जो घुली थी, उसी के क्या बन गए, क्रिस्टल्स हमें मिल गए। तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन हमारा कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस हमारा बेटा केमिकल चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है बेटा, शुगर बनता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज। बेटा हमेशा याद रखिएगा राइपनिंग वर्ड से, कि जब हमारा कोई फ्रूट पक जाता है तो वो हमारा एक नई चीज बनती है, ठीक है, एंड वो हमारा केमिकल चेंज में आता है। राइपनिंग हमेशा किस में आता है, केमिकल चेंज में आता है, तो ये तो गलत है। कर्ड का बनना मिल्क से केमिकल चेंज है, तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, जब हमारा मिल्क से कर्ड बनता है तो वो हमारा केमिकल चेंज में आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 बेटा इसका सही होगा। ठीक है, इसमें बेटा कौन सी चीज हमारी फिजिकल चेंज में आती है, कौन सी केमिकल चेंज में आती है, इसकी ट्रिक मैंने बेटा हमारे नोट्स के अंदर शेयर कर रखी है, तो आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज
वो सपोर्ट इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। ये कहते हैं इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि हमारे को इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग को सपोर्ट करती है। पहले तो ये समझिए बेटा, इंक्वायरी ओरिएंटेड वर्ड से मतलब यानी कि एक ऐसी प्रोसीजर, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, यानी कि क्वेश्चनिंग कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या है, एंगेज है। यहाँ तक समझ में आया? इंक्वायरी वर्ड से समझ जाइएगा बेटा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा क्या होगा, एंगेज है, तभी तो वो इंक्वायरी करेगा। ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूं बेटा, एक्सप्लेन करना डिफरेंस रियल और एपरेंट वेट में, इसमें बच्चे का एंगेजमेंट कहाँ है, कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिफाइन या एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बेटा इसमें भी बच्चे का एंगेजमेंट नहीं है। अगर वो क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वेट में लॉस होता है, ऑब्जेक्ट इमर्ज किया, तो बेटा डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, टीचर कर रहा है। कौन कर रहा है, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। तो बेटा बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा तो उसको चीज को पैसिवली देख रहा है ना, दूर से बैठ के, तो बच्चे का एंगेजमेंट कहाँ है, कहीं भी नहीं है। बच्चा तो बस देख रहा है, उसे सुन रहा है, देख रहा है। तो बेटा ये भी हमारा इंक्वायरी ओरिएंटेड में नहीं आता। एंगेजिंग स्टूडेंट इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज, हाँ बेटा इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, इस एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्व हो रहा है। वो क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर पानी में डुबो डुबो के देखेगा कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट उसका तैरता है और कौन सा वो डूब जाता है। तो बेटा इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग को कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, एंगेजिंग स्टूडेंट इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, डैश हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर कंट्री। बेटा कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो हम सीधा बेटा इस ऑप्शन पे आते हैं। देखिए बेटा, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसे रेगुलेट करता है। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है बेटा, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो बेटा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो बेटा एड्रेनालाइन होती है, ये किसको कंट्रोल करता है, ये हमारे जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है, कोई सडन इवेंट होता है, उनको उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करता है। तो बेटा ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन क्या बचा बेटा, थायरोक्सिन। क्या बचा, थायरोक्सिन हार्मोन होता है बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है। और ये हमें बेटा मिलता है किससे है, आयोडीन से। किससे मिलता है, हमारे जो डाइट होती है उसके अंदर आयोडीन का होना जरूरी है। एक और चीज पूछी जाती है बेटा, हमारे जो फ्रॉग होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बेटा एक प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है बेटा, वो प्यूपा से किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग, यानी कि एक बच्चे से एकदम एक अलग ही रूप में आना। ठीक है। इसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज है बेटा चेंज हो जाती हैं। तो अगर इसको आपके एडल्ट फ्रॉग को, इसमें जो एग से बेटा उसे एडल्ट फ्रॉग में चेंज होना है, तो बेटा उसके लिए इसको कौन से हार्मोन की जरूरत होती है, तब भी थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है। यानी कि आपको आयोडीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। यानी कि आपका क्या होना चाहिए, इनको आयोडीन मिलना चाहिए, तभी वो इसमें क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है। अदरवाइज आपका जो एग्स होंगे वो वहीं पर ही आपके मर जाएंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, Which of the following statement is are true regarding reactivity of a metal? बेटा जहाँ reactivity of a metal आ जाए, जहाँ क्या आ जाए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आ जाए, तो आपको बेटा यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने हमारे चैनल पे शेयर की है, आप जरूर जाके देखिएगा बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आपका जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो उसे जरूर जाके देखिएगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही बात है बेटा। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखिए बेटा सोडियम जो है वो पोटेशियम से आपका क्या है, कम रिएक्टिव है,
लेकिन कैल्शियम से ज्यादा, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, Na, ठीक है। सबसे पहले और सबसे रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम। फिर क्या होता है, सोडियम। अभी कहते हैं सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम से, नहीं बेटा, पोटेशियम से कम है, कैल्शियम से ज्यादा है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, नहीं बेटा, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represents correct matching sets in the context of aquatic plants? बेटा हमारे को कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में एडेप्टेशन और उनका पर्पस दिया हुआ है, हमें मैच करना है। तो देखिए बेटा, जो हमारी लार्ज सर्कुलर लीव्स होती हैं, इस तरीके से बेटा, इस तरीके से लार्ज सर्कुलर लीव्स बनी हुई होती हैं, आपने देखा भी होगा प्लांट्स के अंदर, इस तरीके से लार्ज सर्कुलर लीव्स। तो इनका पर्पस क्या है बेटा, इसका पर्पस क्या है कि ये लार्ज सर्कुलर लीव्स क्या करती हैं, बायंसी प्रोवाइड करती हैं, जो इनको तैरने में मदद करता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आती है वैक्सी कोटिंग, क्या आती है, वैक्सी कोटिंग। अब वैक्स बेटा इसके ऊपर क्या है, वैक्सीन कोटिंग होगी, मान लीजिए अगर वैक्स की कोटिंग होगी तो बेटा क्या होगा कि ये सड़ेंगे नहीं। अब आपको पता है कोई भी चीज बेटा अगर ज्यादा पानी में रहेगी तो वो सड़ जाती है, लेकिन वैक्सी कोटिंग होने की वजह से वो डीके होने से उसे बचाती है, ठीक। नेक्स्ट है, स्टेम्स हैव लार्ज ट्यूनल्स एंड होल्स। स्टेम्स के क्या होते हैं, लार्ज टनल्स एंड होल्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा केस में किसमें मदद करती हैं, वो आपको फ्लोट करने में मदद करती हैं। और बेटा रिबन लाइक लीव्स हमें किसमें मदद करती हैं, वो हमें रेजिस्टेंस देती हैं, किससे, वाटर करंट से, हमें वाटर करंट से बेटा हमें बचाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, स्टूडेंट्स आर गिवन 4 आयरन बार्स आउट ऑफ विच 2 आर बार मैग्नेट। बच्चों को 4 आयरन बार दिए गए, जिसमें से एनी रैंडमली 2 क्या थे, हमारे बार मैग्नेट थे। दे आस्क टू आइडेंटिफाई द बार मैग्नेट्स, उनसे कहा गया आपको बताना है इन चारों में से बार मैग्नेट कौन से हैं। Which of the process skills can be promoted through this activity? इस एक्टिविटी की मदद से बेटा कौन से प्रोसेस स्किल को प्रमोट किया गया है। तो इतना तो बच्चा पक्का है, 4 आयरन बार दिए गए हैं, 2 पहचानने हैं, तो इसमें पहला एक काम तो वो करेगा ही करेगा, क्या, ऑब्जर्वेशन। क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या कहा गया, एस्टिमेशन। देखिए एस्टिमेशन होता है कहीं कोई क्वांटिटी से रिलेटेड चीज हो, ठीक है, 5 लीटर 10 लीटर कोई क्वांटिटी बताई गई हो, राइट। तो यहाँ क्वांटिटी से रिलेटेड तो हमें कुछ एस्टिमेट करना नहीं, आज वेदर कितना होगा हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो ये आपको बेटा एस्टिमेशन कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, करेक्ट। ऑब्जर्वेशन होगा, सही बात है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, आप एक्टिविटीज कर करके देखोगे, क्या करोगे, एक्टिविटी कर करके देखोगे, उसमें आप क्लासीफाई कर दोगे, ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं, तो आपने क्या करा इसके अंदर क्लासिफिकेशन। उसके बाद आप बता देंगे कि मैम दिस इज द बार मैग्नेट एंड दिस इज नॉर्मल आयरन बार, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या करा, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इन्फरिंग। देखिए इसमें क्या है, आपने कुछ मेजरमेंट नहीं करना, आप इसमें मेजर क्या कर रहे हो, कोई क्वांटिटी कोई ना है जो मेजर कर रहे हो, ठीक है। अब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मतलब दूसरों को बताना, हमें दूसरों को नहीं बताना, हमें हमें रिजल्ट लेके आना है, इन्फर करना है, रिजल्ट लाना है। तो हमने क्या करा, ऑब्जर्व करा, उन्हें क्लासिफाई करा और क्या करा, रिजल्ट देखा। तो ऑप्शन नंबर 3 बेटा इसलिए हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so the next question is, which of the following should not be the purpose of open book assessment in science? इनमें से open book assessment in science का पर्पस नहीं है। पहले ये समझिए open book assessment होता क्या है। open book assessment बेटा आया था कि बच्चों के अंदर जो डर था, एग्जाम को लेके जो फियर था, उसे खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था, बच्चों को बुक्स दे दी जाती थी, ऑब्वियसली वो बुक्स मतलब क्या होता था, बच्चे से कहा जाता था कि आप बुक्स लीजिए और आंसर दीजिए,
लेकिन इसमें बेटा क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते थे, सैंपल पेपर नहीं होते थे, कुछ नहीं। एक नॉर्मल बुक होती थी और बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था और ये बच्चा बुक अपने साथ लेके जा सकता था और आपको इस बुक की मदद से उसे आंसर करना होता था। तो इससे क्या होता था, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होती थी टॉपिक्स को लेकर वो गहरी होती थी, क्योंकि अगर बच्चे ने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा तभी वो जो पूछे गए क्वेश्चंस होंगे तभी वो उसको देख के आंसर कर पाएगा। तो इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा ओपन बुक असेसमेंट का पर्पस नहीं है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, बुक्स को एक्सप्लोर करना, ये बात तो सही है। बच्चों के अंदर असेसमेंट का डर खत्म करना, ये बात भी सही है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बच्चों की, ये भी सही है। स्कोर करना ज्यादा स्कोरिंग के लिए नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि डेंसिटी ऑफ मीडियम ए इज मोर देन डेंसिटी ऑफ बी। डेंसिटी जो है ए मीडियम की ज्यादा है बी से, बट लेस देन सी, लेकिन सी से कम है। यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सी की, फिर ए की और फिर बी की। इन विच मीडियम डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? ये कहते हैं साउंड सबसे ज्यादा बेटा किसमें आपका सबसे ज्यादा तेज दौड़ेगा। तो बेटा आपको पता है जो साउंड होता है जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, जहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा वहां पे वो क्या करेगा? ज्यादा तेजी से दौड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो बेटा ये टेबल है जो हमें पूरी करनी है। हमारे को सबसे पहले पूछा गया मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर। हमें पता होना चाहिए मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखते हैं इस वाले के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नहीं पता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 10। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे पता चलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या है? 9। तो बेटा इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 9 और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? 9। अब हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है, तो मास नंबर हमारा कितना हो गया? 19। तो देखते हैं 19 9 9। तो बेटा यही हमें ऑप्शन मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में लगातार इससे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियल व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कि हम जो आपके जो बेटा साइड में व्हीकल्स में जो इस तरीके से मिरर लगा होता है, ठीक है, इसमें हम बेटा कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों करते हैं? दे फॉर्म इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। बेटा अगर इरेक्ट और एनलार्ज बनाएगा तो हमारे को पीछे की चीजें दिखाई कैसे देंगी? नहीं दिखाई देंगी। तो ये एक ऑप्शन तो बेटा गलत है। दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये कहते हैं कि ये शीशा हमें क्या देता है? ज्यादा वाइड व्यू देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए इज ट्रू एंड ओनली R2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलिए, अब बेटा स्टेटमेंट्स दे रखे हैं S1 और S2, ठीक है। और हमारे को देखिए क्या है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है पॉलिनेशन और एक है आपका बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब दोनों को एक बार समझ लीजिए, आंसर आप अपने आप दे पाएंगे। देखिए, पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टेमन टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स का होता है स्टेमन टू स्टिग्मा। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट और स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट। यहाँ तक समझ में आया? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टेमन टू स्टिग्मा। स्टेमन हमारा मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा हमारा फीमेल पार्ट होता है। ठीक, अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? एक ही फ्लावर के अंदर क्या है? मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मतलब टू, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर हमारा मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। ठीक, यहां तक समझ में आए? अब देखिए क्या कहते हैं,
सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हमारा केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में पॉलिनेशन करना, यानी कि आपस में पॉलिनेशन करना। तो बेटा क्योंकि बाइसेक्सुअल के पास क्या होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट भी और आपका क्या होता है, मेल पार्ट भी। तो सेल्फ पॉलिनेशन बेटा हमारा क्या हो सकता है, सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। क्या जब बेटा अगर मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं तो जब इसके पास पार्ट ही एक है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये कहते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है। नहीं बेटा, हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, क्रॉस और आपका बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है। अब जरूरी कोई ना है कि बेटा ये जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है ये अपने ही फ्लावर को दे, हो सकता है इसके जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर को चले जाए बाय द मेथड ऑफ एयर सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल आपने पढ़ा है सभी ने। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सेल्फ पॉलिनेशन केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन है यानी कि एक उसके फीमेल के जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो अपने वाले पार्ट, अपने जो फ्लावर्स होती है उसके मेल पार्ट को भी दे सकती है और किसी और फ्लावर के मेल पार्ट को भी दे सकती है। सो स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। Soil with the low water holding capacity has good aeration and high percolation rate। देखिए बेटा बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी सॉइल जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो सीधी सी बात है बेटा अगर वो वाटर होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उसके क्या होंगे, स्पेस होंगे, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होंगे। अगर स्पेस है तो उस स्पेस की जगह कौन देगा, हवा। एरिएशन मतलब हवा। तो बेटा वो जब स्पेस है तो सीधी सी बात है वहां पे एरिएशन भी अच्छा होगा और पॉपुलेशन रेट मतलब बहने के जो रेट होता है, पानी बहने का रेट होता है, ठीक है, वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, अपोजिट चलता है। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई पर्कुलेशन रेट, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो पर्कुलेशन रेट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Which of the following statement are not true regarding compounds? कंपाउंड्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। देखिए बेटा कहते हैं कंपाउंड वही प्रॉपर्टीज शो करता है जो जिन सब्सटेंस से वो बना होता है। बेटा अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। अब मुझे बताइए बेटा वाटर किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, करेक्ट। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है और वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये कहते हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है, कंपाउंड नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है अलग से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। और नहीं, एलिमेंट्स कैन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। ये कहते हैं एलिमेंट्स मिलकर ही कंपाउंड बनाते हैं। नहीं बेटा, हो सकता है कोई एलिमेंट हमारा कंपाउंड के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहा हो, या कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना रहे हो और एलिमेंट मिलकर तो कंपाउंड बनाता है। क्योंकि यहाँ पे ओनली लिख दिया इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये कहते हैं कंपोजिशन जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। अगर बेटा आपका हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लगने हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ही लगेंगे, 3 नहीं लगेंगे। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। बेटा कंपाउंड जो होता है उनके बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। और बेटा केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमेशा केमिकल रिएक्शन या केमिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है, आप फिजिकली उसे नहीं तोड़ सकते। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर, A, B एंड D।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन व्हेल्स एंड डॉल्फिन। बेटा अगर हम व्हेल्स और डॉल्फिन की बात करते हैं तो उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो बेटा वो क्या करती है, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, डिजोल्व ऑक्सीजन को नहीं यूज कर सकती, उनके पास गिल्स नहीं होते, ठीक है, उनके पास बड़े बड़े नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और वो क्या करती हैं बेटा, सरफेस पे आती हैं, ऐसे सरफेस पे आती हैं, बहुत सारी सांस लेके अपना स्टोर करके अंदर चली जाती हैं, टाइम टू टाइम आती हैं फिर चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि गिल्स क्या करते हैं बेटा, डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास गिल्स नहीं होते, तो ये गलत है, ये और ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट स्कोप ऑफ प्रमोटिंग आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस। सबसे पहले बेटा समझिए, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस होता क्या है, एक ऐसी लर्निंग जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, आर्ट को और साइंस को दोनों को मिला देंगे। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए हम क्या करते हैं, हम जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन का डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन का डाइजेशन कैसे होता है, तो बेटा हम ये देख के नहीं समझ सकते, लेकिन हम ड्रॉ करके जरूर समझ सकते हैं। हम स्टमक का बनाते हैं, हम लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं, तो हमने क्या करा, आर्ट को और साइंस को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, तो कहते हैं इनमें से किस मेथड के अंदर सबसे ज्यादा स्कोप है कि वो आर्ट और साइंस को एक साथ प्रमोट कर सकते हैं, तो जनरल राइटिंग। देखिए जनरल राइटिंग के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हमारी सोच को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे एक्सपीरियंस को, तो इसमें आर्ट का कहीं से कहीं तक स्कोप नहीं होता। फील्ड ट्रिप में हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं और उसके माध्यम से हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, तो ये भी नहीं होता। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं बेटा, पोर्टफोलियो के अंदर हम किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारी क्रिएशंस होती हैं, एसेट्स होते हैं, हमारी स्किल्स होती है, सबको क्या करते हैं बेटा, उनको कलेक्ट कर कर उन्हें हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड यह होता है आपका कोई स्पेसिफिक इवेंट का रिकॉर्ड करना, आपके साथ कोई घटना हुई, ठीक है, आपने कुछ अच्छा किया, उसका रिकॉर्ड तैयार करना, तो उसे क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स बेटा प्रोजेक्ट के अंदर तो होता ही है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है, निक्रोम वायर का यूज किया जाता है बेटा हीटिंग एलिमेंट डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, बिल्कुल सही बात है। निक्रोम का बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो रेजिस्टिविटी होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हीट पड़ेगी तो वो मेल्ट जल्दी से नहीं होना चाहिए बेटा, अगर लेकिन लो रेजिस्टिविटी होगी तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा कैसे, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक ही नहीं पाएगा, जब करंट को वो रोक ही नहीं पाएगा, तो उसमें हीट जनरेट कैसे होगी, तो बेटा A is true, R is false. Next question है, which of the following statement is true regarding the function of bile juice in human digestive system? Human digestive system के अंदर बेटा bile juice के function को related क्या होता है, पहले बात तो देखिए बेटा, bile juice हमारा किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर के द्वारा, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर के द्वारा, यानी कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। वो ऐसे क्यों करता है, क्योंकि बेटा आप सभी को पता है जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा आमाशय होता है, उसमें क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, HCl क्या करता है, हमारे फूड को कैसे बना देता है, एसिडिक बना देता है, कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। अब जब ये फूड बेटा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो हमारे जो बाकी की चीजें होती हैं बेटा, वो एसिडिक फूड के अंदर काम नहीं कर सकती, एसिडिक फूड पे काम नहीं कर सकती, तो बाइल जूस क्या करता है, हमारे इस एसिडिक फूड को क्या बना देता है, एल्कलाइन बना देता है, एल्कलाइन बना देता है, ठीक है, तो पहला काम क्या होता है कि जो हमारा फूड आता है स्टमक से, उसे एल्कलाइन बनाता है, और दूसरा क्या होता है, ये हमारे को फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। हमारा बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आपका कंबशन एंड फ्लेम से है।
इसमें कहा गया है कि आपको सब्सटेंस दे रखे हैं, स्टेट दे रखी है और वेपर्स ये बता रखा है कि ये वेपर होता है बर्निंग पे या नहीं। हमें पूछा गया है इनमें से कौन से सब्सटेंस हैं जो जलने पे फ्लेम देंगे। तो बेटा पहले तो सबसे पहले बात ये याद रखिएगा, फ्लेम जलने पे वही सब्सटेंस देते हैं जो वेपराइज हो सकते हैं, जो वेपराइज हो सकते हैं। तो अब देखते हैं वेपराइज, सॉलिड एंड, ठीक है। तो बी एंड सी बेटा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल एज कम्पेयर टू वेन, कि जो आर्टरीज होती हैं उनके पास क्या होता है बेटा, थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती है वेन्स के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरीज इज लो कंपेयर टू वेन। तो बेटा अगर थिक वॉल है और उसमें ब्लड फ्लो आपका ज्यादा आर्टरीज के अंदर है, तो सीधी सी बात है बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। ब्लड, भाई इलास्टिक वॉल, हमें थिक इलास्टिक वॉल किस लिए चाहिए, इसलिए तो चाहिए कि जो ब्लड फ्लो का प्रेशर है उसे सहन कर सके। अगर आर्टरीज में ब्लड फ्लो का प्रेशर कम है तो उसको जरूरत ही क्या थी और इलास्टिक वॉल की। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्रेशर जो होता है ब्लड फ्लो का आर्टरीज में बेटा हाई होता है कंपेयर टू वेन। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड एक्स। ये कहते हैं ये अगर लिक्विड है, इसके अंदर बेटा मैं कोई ऑब्जेक्ट डुबो रही हूँ, तो बाइंड फोर्स कहाँ पे लगता है बेटा, अपवर्ड। कहाँ लगता है, अपवर्ड। ये जो बाइंड फोर्स होता है बेटा ये ऑब्जेक्ट को डूबने से रोकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। आप पहले समझिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या होता है। बेटा डाइवर्जेंट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके क्या हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स। क्या हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स। या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 10 अलग अलग बंदों से एक क्वेश्चन पूछूं तो उनके जो आंसर हैं वो अलग अलग होने की ज्यादा ही संभावनाएं हैं। अगर मैंने पूछा कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी अर्थ पे या उसको हाफ कर देंगे तो क्या होगा, तो बेटा सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर मैं बॉल, ये कहते हैं बॉल को अगर ऊपर भेजा जाए और वो नीचे आए तो ऐसा क्यों होता है, तो सब बताएंगे बेटा ग्रेविटी की वजह से। तो इनके क्या बेटा लिमिटेड आंसर्स हैं। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो आप अगर 10 जनों से पूछोगे ना तो सब कहेंगे कोई हम लोग चल नहीं पाएंगे, कोई कहेगा हम खा नहीं पाएंगे, कोई कहेगा मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ आंसर्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं 10 जनों से पूछूं तो उनके आंसर्स अलग अलग होने की संभावनाएं हो, उनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। तो बेटा इसके अंदर डाइवर्जेंट क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, व्हाट इफ देयर वाज नो ग्रेविटी ऑन द अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ये कहते हैं एक रे ऑफ लाइट है और आपकी वो क्या करती है, ए से बी में जाती है, इट स्पीड डिक्रीजेस, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऑन फर्दर एंट्री इनटू मीडियम सी इट्स स्पीड इंक्रीजेस। तो देखिए स्पीड क्या हुई, पहले डिक्रीज हुई, फिर क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ए का और सी का, वो क्या है, कम है किससे, बी से। क्या है आपका, बी से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन दे रखा है कि नॉर्मल, देखिए ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस को देखिए समझिए। ऑब्जर्वेशन में हम क्या होते हैं बेटा, कोई चीज बस देखते हैं और देख के उस चीज को समझ जाते हैं, वो ऑब्जर्वेशन है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब हमने कोई प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हों, उसके बाद हम एक रिजल्ट निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आपका इन्फ्लुएंस। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कोई ऐसे ही देख के तो नहीं बता देगा, उसने नॉर्मली बेटा कई सारे ह्यूमन बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिर उसने बताया होगा कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है। तो बेटा ये क्या हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। हीट बेटा हमारी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की हो जाते हैं, ये भी कैसे पता चला होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करा होगा तभी तो पता चला होगा। तो ये भी क्या हो गया, इन्फ्लुएंस्ड। बेटा हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, इन्फ्लुएंसेस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सुनीता क्या करती है, सोडियम कार्बोनेट लेती है टेस्ट ट्यूब में और उसमें क्या करती है, HCl मिलाती है। तो आपको बेटा पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो पहले देख लेते हैं, इस तरह से कोई इक्वेशन है, Na2CO3 एक ये है 2 और एक बेटा ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि उसके बाद क्या करते हैं। अब बेटा जब याद रखिएगा, जब हम सोडियम कार्बोनेट को बेटा HCl के साथ मिलाते हैं तो यहाँ से एक गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा ये जो गैस होती है ये हमारे को लाइम वाटर टेस्ट करने में मदद करती है। किसमें मदद करती है, लाइम वाटर टेस्ट करने में मदद करती है। यदि मैं लाइम वाटर से CO2 को पास करूंगी तो क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा लाइम वाटर कैसा हो जाएगा बेटा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, इन्होंने कहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट और आपका HCl है, ठीक है, इनसे जो हमारे को गैस मिली उसको किससे पास कराया गया, लाइम वाटर से। तो हमारा बेटा क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो लाइम वाटर होता है उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से बेटा पास करती हूँ तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इसी की वजह से हमारा क्या होता है, लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। कैसा हो जाता है, मिल्की। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल ये हुआ कि जो सोडियम कार्बोनेट था, ठीक है, दैट इज Na2CO3, उसको पहले क्या करा गया, हमारा डाइल्यूट HCl के साथ मिलाया गया। जब मिलाया गया तो हमारा बना उसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया गया, लाइम वाटर से पास कराया गया। तो यहाँ पे आपको लाइम वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है CaOH बाय ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इससे बेटा CO2 को पास कराएंगे तो वो हमें क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है। इसी की वजह से क्या होता है, लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। Okay, so next question है, which of the following statement is a true regarding nature of science? Nature of science के बारे में बेटा कौन सी बात सही है? ये कहते हैं साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि जो साइंटिफिक आइडियाज है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है बेटा। जो हमारे साइंटिफिक आइडियाज होते हैं बहुत ज्यादा आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम हमारे इंडिया की साइड आए तो हमारे लिए हेल्थी फूड का आइटम जो डेफिनेशन है वो अलग है, लेकिन अगर हम साउथ में जाएं तो उनके लिए हेल्थी फूड का डेफिनेशन अलग है। तो जब वो साइंस में रिसर्च करेंगे तो सीधी सी बात है बेटा, वो क्या खाते हैं या वहाँ की क्या मेडिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। उनके आइडियाज भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, उनके जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो ये कहना कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से अफेक्ट नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है, प्योरली अफेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए तो बेटा आपका गलत है। देयर इज नो सिंगल साइंटिफिक मेथड, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। किसी भी चीज को जानने का एक सिंगल तरीका नहीं हो सकता, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। और आपने देखा होगा तो साइंस तो एक ऐसी चीज है जहाँ पे अनजाने में ज्यादा डिस्कवरीज हुई भी है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, while ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर। अब देखिए बेटा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट यही है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी यही है और फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है, ठीक है। यानी कि मेरे पास अगर वाटर है, अगर वाटर को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और अगर मेरे पास आइस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो बेसिकली अब इन्होंने पूछा है कि इसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो आइस है जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी और मेल्ट होना शुरू करेगी तो यहाँ पे जो बेटा हीट होगी ना,
जो हीट है, एनवायरनमेंट की जो हीट है, वो इस आइस को तोड़ने के लिए, इस आइस के जो बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ने के लिए वो यूज हो जाएगी। इस वजह से बेटा क्या होगा, आपके जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये देखिए मैंने लिखा है, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑल द हीट सप्लाई ड्यूरिंग मेल्टिंग इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक करने में यूज होता है और चेंज होना स्टेट का सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, रेदर देन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी दस द टेम्परेचर। क्या होता है, एनर्जी बढ़ने की बजाय क्या होती है, वो जो हमारी एनर्जी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने में आपकी यूज हो जाती है। इसी वजह से हमारा जब आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, एक समान रहता है। इसी तरीके से आपसे बेटा बॉइलिंग पॉइंट का और आपका पूछा जा सकता है, तो ये बात भी याद रखिएगा, सेम उस केस में भी होता है हमारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Children of all age groups have various ideas which may have different from science concepts. ये कहते हैं जो बच्चे होते हैं सभी एज ग्रुप के, उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो कि साइंस कंसेप्ट से अलग होते हैं। इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही कही है, ये कहते हैं उनके जो आइडियाज होते हैं यूजुअली स्टेबल होते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, बच्चों के पास जो आइडियाज होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते, वो उन्हीं चीजों को समझ पाते हैं। उनके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं ये उसी चीज से आते हैं जो वो अपने आसपास क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो उसने सेब को नीचे गिरते हुए देखा, तो उसने उसने ये सोचा कि ये सेब ऊपर से नीचे इसलिए गिरा है क्योंकि उसके अंदर क्या है, वजन है। हो सकता है वो ग्रेविटी के कंसेप्ट को ना जानता हो या ना समझ पाता, उसके लिए उस सेब का गिरना इसलिए नीचे था क्योंकि उसके अंदर वजन था। ठीक है, तो उनके पास जो आइडियाज मिलते हैं, वो जो आइडियाज फॉर्म होते हैं, वो अपने आसपास की चीजों को देखकर ही होते हैं। उनके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती। दे आर फॉर्म ड्यू टू ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन। बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑब्जर्व करके वो फॉर्म होती हैं। दे टेंड टू फॉलो सिमिलर डेवलपमेंटल पैटर्न। बिल्कुल सही बात है, उसी तरीके से वो क्या करते हैं, आपका वही पैटर्न उनका चलता रहता है। दे आर इजी टू मॉडिफाइड। ये कहते हैं आप उन्हें इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं बेटा, आप बच्चों की थिंकिंग को जल्दी से मॉडिफाई नहीं कर सकते। दे आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक। बिल्कुल सही बात है बेटा, वो हमेशा क्या होते हैं, एक ही डोमेन में रहकर उन चीजों को सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्या हमारा आज का। लास्ट क्वेश्चन में बेटा 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं लॉज और थ्योरीज के बारे में। पहले बेटा लॉज और थ्योरीज को समझिए क्या होता है। बेटा लॉ होता है एक जनरलाइज स्टेटमेंट। लॉ क्या होता है, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। ठीक है, और ज्यादातर ये जो स्टेटमेंट होता है बेटा, ये कैसे होते हैं, मैथमेटिकल्स। जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिकल फॉर्मूलेस दिए जाते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, लॉस। तो बेटा लॉ क्या होता है, लॉ कहता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपन। लॉ बताता है कि कैसे हुआ। लॉ बताता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज अ लॉ। लेकिन ये क्यों और कैसे हुआ ये लॉ नहीं बताता। ये कौन बताती है, थ्योरीज। थ्योरीज हमें बताती हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमारा किस तरीके से बना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दिस इज लॉ। ये क्या है, लॉ। लेकिन ये किस तरीके से आया वो कौन बता रही है, थ्योरीज बताती हैं। ठीक है, तो लॉज क्या होते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट, जबकि थ्योरीज क्या होती हैं, एक्सप्लेनेशन। ये बात बिल्कुल सही है। ये कहते हैं लॉज बहुत पुराने और थ्योरीज कंटेम्प्रेरी होते हैं, नहीं बेटा, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी मॉडिफाई होती रहती है, तो ये गलत है।
लॉस कैन नॉट बी चेंज वेयर एज थ्योरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। देखिए थ्योरीज तो चेंज होती हैं, लेकिन यदि हमारे पास कोई नए एविडेंसेस आते हैं, नई ऑब्जर्वेशन आती है जो कि आपकी रिपीटेड फिनोमिनन में प्रूव हो जाती है, तो बेटा लॉज भी चेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लॉज और थ्योरीज दोनों ही चीजें क्या हो सकती हैं, ये नए एविडेंस की उसमें, नए ऑब्जर्वेशन में ये बदली जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीजें नहीं बदली जा सकती। सो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 S1 इज ट्रू एंड S2 एंड S3 आर फॉल्स। सो गाइज हमने 14 दिसंबर का पेपर कंप्लीट कर लिया है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन पेपर की सीरीज को किसी को मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए तो बिलीव मी इट विल वर्क आउट, एटलीस्ट आप एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे। लेकिन हाँ ये है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, तो बेटा नोट्स ले लीजिएगा। नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बेटा सारी डिटेल्स नोट्स से रिलेटेड आपको वहीं पे मिल जाएंगी। इसके अंदर बेटा आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस साथ में आपको PYQs भी मिलेंगे। ठीक है बेटा। सो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।